नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज और मैं हूं स्वाति चौरसिया। आप सभी का स्वागत है आपके अपने कार्यक्रम 3 बजे 3 खबरें, यानी कि दिन भर की 3 बड़ी खबरें जिनसे हम आपको रूबरू कराएंगे। लेकिन सबसे पहले बात होगी मुंबई की, जहां मंदिरों को खुलवाने के लिए बीजेपी सड़कों पर उतर आई है। वहीं दूसरी तरफ इस मामले में राज्यपाल ने उद्धव ठाकरे को चिट्ठी लिखी है, जिस पर बवाल होना लाजमी लग रहा है। इसके बाद बात करेंगे हाथरस केस की, जहां आज घटनास्थल पर सीबीआई की टीम जांच के लिए पहुंची। उनके साथ फोरेंसिक टीम भी मौजूद है, जो कि बारीकी से पूरे केस की जांच कर रही है और मां बेटे को पूछताछ के लिए घटनास्थल पर ले जाया गया है। और आखिर में हम बात करेंगे गोंडा की, जहां 3 नाबालिग बहनों पर अज्ञात शख्स ने तेजाब फेंका है, जिसमें से एक बहन बुरी तरह से झुलस गई है। तो चलिए अब इन तमाम खबरों पर विस्तार से हम चर्चा कर लेते हैं कि क्या कुछ हो रहा है महाराष्ट्र में। वहीं यूपी में भी लगातार अपराध बढ़ रहे हैं, उन पर भी करेंगे चर्चा। महाराष्ट्र में धार्मिक स्थलों को खोलने की मांग तेज हो गई। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने अपनी मांगों को लेकर के मुंबई में प्रदर्शन किया है। इसके अलावा शिरडी में साधु संत अनशन पर बैठ गए हैं। वहीं राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने सीएम उद्धव ठाकरे को चिट्ठी लिखी है, जिसमें उन्होंने धार्मिक स्थलों को खोलने के लिए कहा है। राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने कहा कि 1 जून से आपने मिशन को फिर से शुरू करने की घोषणा की थी, लेकिन 4 महीने बाद भी पूजा स्थल नहीं खोले जा सके। राज्यपाल ने कहा कि ये विडंबना है कि एक तरफ सरकार ने बार और रेस्टोरेंट्स तो खोल दिए हैं, लेकिन दूसरी तरफ देवी और देवताओं के स्थल को नहीं खोला गया है। आप हिंदुत्व के मजबूत पक्षधर रहे हैं। आपने भगवान राम के लिए सार्वजनिक रूप से अपनी भक्ति व्यक्त की थी। इसके साथ इन्होंने कहा कि आपने आषाढ़ी एकादशी पर विट्ठल रुक्मिणी मंदिर का दौरा भी किया था। क्या आपने अचानक खुद को धर्मनिरपेक्ष बना लिया है? जिस शब्द से आपको नफरत है। दिल्ली में पूजा स्थल खोले गए हैं, लेकिन कोविड-19 मामलों में वृद्धि हुई है। वहीं दूसरी तरफ राज्यपाल के इस लेटर के बाद शिवसेना ने निशाना साधा है और राज्यपाल पर राजनीति करने का आरोप भी लगाया है। 100% महामहिम राज्यपाल जी का पत्र देखकर मुझे भी थोड़ी वेदना हुई कि अगर वो सिंपल सरल भाषा में लिखते कि भैया ये हो रहा है, लोगों की मांग आ रही है, राज्य कुछ कदम उठा रहा है, तो देखिए जल्दी से जल्दी मंदिर खुला करे, वो उनका मार्गदर्शन करना अधिकार है। लेकिन उन्होंने जो सवाल उठाए, क्या आप सेक्युलर बन रहे हो, तो क्या संविधान नहीं मानना है? क्या संविधान में सेक्युलर शब्द है कि नहीं, वो तो बताओ। वो पहले आया बाद में आया वो अलग बात है, अभी तो है ना। तो संविधान का शपथ ग्रहण करके हम और आप शपथ ग्रहण करके कारोबार करते हैं, तो क्या आपका कहना है कि सेक्युलर होना इस राष्ट्र में गुनाह है? तो महामहिम राष्ट्रपति जी इस पर ध्यान देने की आप। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता सत्यप्रकाश सोनी मुंबई से हमारे साथ जुड़ गए हैं। सत्यप्रकाश, जिस तरीके से अब मुंबई में जो हालात दिख रहे हैं, वो राज्यपाल बनाम सीएम यानी कि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हो गया है। स्वाति, जिस तरह से आज जो है, जिस तरह से महाराष्ट्र के राज्यपाल कोश्यारी जी ने एक पत्र लिखकर महाराष्ट्र सरकार से अनुरोध किया है कि महाराष्ट्र में जो है धार्मिक स्थलों यानी कि मंदिरों को पूरी तरह से खोल दिया जाए, उसको लेकर जिस तरह से उन्होंने पत्र में साफ तौर पर लिखा था कि महाराष्ट्र सरकार मतलब शिवसेना जो है कहीं न कहीं हिंदुत्व को भूल गई है। यही वजह है कि महाराष्ट्र सरकार की तरफ से भी अब प्रतिक्रिया आने के महाराष्ट्र सरकार ने आनंद फानन में भी एक चिट्ठी लिखकर कोश्यारी का जवाब दिया है। साफ तौर पर उन्होंने कहा है कि महाराष्ट्र सरकार जो है हिंदुत्व को भूली नहीं है। महाराष्ट्र सरकार जो है लगातार हिंदुत्व को पालन कर रही है और महाराष्ट्र सरकार को किसी के प्रमाण की जरूरत नहीं है। तो जाहिर तौर पर अब कहीं न कहीं महाराष्ट्र सरकार और बीजेपी के बीच जो है जुबानी जंग तो छिड़ गई है, लेकिन अब लगातार जो है जिस तरह से बीजेपी के कार्यकर्ता जो है मंदिर प्रांगण के बाहर बैठकर आंदोलन धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आज सुबह देखा गया कि मंगलवार का दिन है, आज सिद्धिविनायक मंदिर जो है खोल दिया जाता है। ऐसे में जिस तरह से मंदिर प्रांगण के बाहर बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता जो है बाहर बैठकर नीचे ही जो है आरती करने की कोशिश की गणपति बप्पा की, उसको लेकर बड़ा हंगामा हुआ। मुंबई पुलिस का हालांकि पूरे मोर्चे को तो संभाल तो लिया, लेकिन जिस तरह से कई लोगों को जो हिरासत में लिया गया था, तो ऐसे में महाराष्ट्र की राजनीति में एक बार फिर से जो है हलचल देखी जा रही है। स्वाति जी, जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि पूरा ये प्रकरण क्या हुआ था, लेकिन वहीं
जो राज्यपाल हैं उन्होंने तमाम सवाल उठाए हैं उद्धव सरकार के ऊपर कि आप रेस्टोरेंट्स खोल सकते हैं, आप बियर बार खोल सकते हैं, वो खोलने में आपको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब बात आती है धार्मिक भावनाओं की, जब बात आती है मंदिर की, तो उसको आपने बंद कर रखा है कोरोना की वजह से। देखिए स्वाति, इस मामले को लेकर जो है महाराष्ट्र शिवसेना के प्रवक्ता संजय राउत ने बयान दिया है। संजय राउत ने साफ तौर पे कहा है कि बार और मंदिर की तुलना जो है नहीं करनी चाहिए, इस तरह से कहना बिल्कुल गलत होगा। लेकिन जिस तरह से रेस्टोरेंट को खोलने की जिम्मेदारी दी गई है, उसको जो है कहीं कहीं 50% लोगों को आने की अनुमति है। अब ऐसे में महाराष्ट्र सरकार एक एक कदम जो है फूक फूक के रख रही है। जिस तरह से संजय राउत ने यह भी कहा है कि अगर देश के पीएम ये कह सकते हैं कि महाराष्ट्र में कोरोना का खतरा अभी टला नहीं है, मतलब महाराष्ट्र में अभी भी कोरोना कायम है, तो ऐसे में महाराष्ट्र के राज्यपाल को भी इस विषय में गंभीरता से लेना चाहिए, उसके बाद अपना जवाब तलब करना चाहिए। नहीं, लेकिन ये जो तमाम बातें ठीक है, कोरोना चल रहा है, लेकिन ये तो ऐसी महामारी है ना कि इसके साथ ही अब हमको जीना है जब तक इसकी दवाई नहीं आ जाती, यानी कि इसका जब तक कोई इंजेक्शन एंटीडोट नहीं तैयार हो जाता। ठीक है, आप जो तमाम बातें बता रहे हो बिल्कुल ठीक है, महाराष्ट्र सरकार जो अपनी पक्ष रख रही है वो भी बिल्कुल ठीक है, लेकिन जब रेस्टोरेंट्स में और बार्स में 50% लोगों के साथ उन्हें खोला जा सकता है, तो मंदिरों को लेकर भी गाइडलाइन बनाई जा सकती है, क्योंकि लगातार कोरोना की वजह से तमाम जो अभी जो हिंदू त्योहार पड़े थे उनको लेकर के रोक लगाई गई थी, चाहे वो छठ की आगे जब छठ की पूजा हो, चाहे जो भी तमाम अभी बीते गणेश उत्सव, उसके ऊपर भी रोक लगा दी गई थी। लेकिन अब धीरे धीरे जिस तरह से टाइम बीत रहा है, हिंदू उत्सव शुरू हो रहे हैं, लोगों की ये मांग है, तो क्यों नहीं कुछ ऐसी गाइडलाइन सामने रखी जाती हैं कि मंदिरों में भी दूरी बना करके लोगों को मंदिर में दर्शन करने दिए जाएं, दूर से ही लोग आकर के चले जाएं, कुछ इस तरीके की व्यवस्था महाराष्ट्र सरकार कर सकती है। देखिए स्वाति, महाराष्ट्र सरकार के ही एक मंत्री से जब हमारी बात हुई तो उन्होंने इस पूरे विषय पे साफ तौर पे ये कहा था कि महाराष्ट्र में जो कोरोना लगातार बढ़ता जा रहा है, अगर मुंबई में जो है मुंबई की लोकल ट्रेनों को खोल दिया जाए या मंदिर को खोल दिया जाए, तो ऐसे में न तो मुंबई के मंदिर में किसी को आने से रोका जा सकता है और न ही ट्रेनों में आने से किसी को रोका जा सकता है। हालांकि जिस तरह से रेस्टोरेंट, बार और तमाम जो चीजें अनलॉक की गई है, उसमें लोगों को महाराष्ट्र सरकार ने एक प्रावधान रखा और एक गाइडलाइन जारी किया। जी बिल्कुल बिल्कुल, जो आप कह रहे हैं सत्य प्रकाश सोनी, मैं भी यही बात कह रही हूँ कि जिस तरीके से बाकी जगहों के लिए गाइडलाइंस तय की गई हैं, तो क्यों हिंदू भावनाओं को आहत किया जा रहा है? उन्हें क्यों नहीं उनके लिए भी मंदिरों को जिस तरीके से संचालन हो, लाइनें बना करके रखी जाएं, 2 गज की दूरी बना करके रखी जाए, इन सब चीजों के साथ भी तो खोले जा सकते हैं ना मंदिर। अन्य राज्यों में भी शुरुआत तो हो ही गई है, महाराष्ट्र में ही सिर्फ क्यों नहीं? देखिए स्वाति, जिस तरह से दिल्ली की बात किया जाए, दिल्ली में ये बताया जा रहा है कि दिल्ली में मंदिरों को खोल दिया गया है, लेकिन वहां कोरोना की जो संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। ऐसे में महाराष्ट्र में जो है कोरोना की संख्या कंट्रोल में तो जरूर है, महाराष्ट्र सरकार इस विषय में पूरी तरह से तैयारी भी कर रही है, लेकिन जिस तरह से लगातार कोरोना की संख्या को बढ़ते हुए लगातार महाराष्ट्र सरकार में विरोधी पक्ष की भूमिका अदा करने वाली बीजेपी लगातार ये कह रही है कि मंदिर को खोला जाए। जिस तरह से महाराष्ट्र सरकार पे आरोप लगाया जा रहा है कि बार, रेस्टोरेंट और शराब की दुकानें अगर खोली जा सकती है तो मंदिर क्यों नहीं खोला जाता, तो जाहिर तौर पर यह सवाल बिल्कुल लाजमी है। लेकिन जिस तरह से महाराष्ट्र सरकार के ऊपर कोरोना को लेकर प्रेशर है, लगातार कोरोना की संख्या बढ़ रही थी, उसको लेकर प्रेशर है, महाराष्ट्र सरकार इस विषय में जरूर गंभीरता ले रही है और आने वाले समय में जो है मंदिरों को खोलने की बात जरूर कर रही है। लेकिन जिस तरह से आज अचानक सुबह जो है महाराष्ट्र के जो है राज्यपाल की पत्र जाता है और इसके बाद पूरे प्रांगण में जो हलचल मच जाती है, वहीं शिरडी में भी जो है कभी। चलिए ठीक है, इन तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ जुड़े थे सत्य प्रकाश सोनी, मुंबई से सीधा जो खबरें हैं वो यहाँ हम तक पहुंचाते हुए। अब रुक करेंगे अगली खबर का। उत्तर प्रदेश के गोंडा में 3 दलित बहनों पर एसिड फेंका गया है। घटना बीती रात की है। तीनों बहनें नाबालिग हैं और इनका इलाज स्थानीय जिला अस्पताल में किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि तीनों जब घर में सोई हुई थी तब उनके ऊपर एसिड फेंका गया है। 2 बहनें मामूली रूप से घायल हुई, जबकि एक बहन के चेहरे पर एसिड का जो प्रभाव है वो ज्यादा है। हालांकि एसिड फेंकने का कारण अभी पता नहीं चल पाया है। घटना गोंडा के परसपुर थाना अंतर्गत पस्का परसपुर की है। गोंडा के पुलिस अधीक्षक शैलेश कुमार पांडे का कहना है कि 3 लड़कियों पर केमिकल से अटैक किया गया है और केमिकल की जांच की जा रही। घटनास्थल पर फॉरेंसिक टीम पहुंच गई है, पुलिस की जांच शुरू हो गई है। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि तीनों की हालत ठीक है। एक बच्ची 5 से 7% झुलस गई है। अभी घटना के कारण के बारे में जानकारी नहीं मिल पाई है। हालांकि पुलिस ने अपनी जांच शुरू कर दी है। बच्चियों के ऊपर
केमिकल से अटैक हुआ है। ये केमिकल क्या है अभी डॉक्टर्स इसकी छानबीन कर रहे हैं। जैसी जानकारी होगी आप मेडिकल रिपोर्ट में बताएंगे। इनका यहाँ इलाज चल रहा है। तीनों की स्थिति ठीक है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल के तरफ से पूरी इलाज की व्यवस्था यहाँ पे की गई है। एक की बर्न इंजरी जो सबसे बड़ी बच्ची है उसकी बर्न इंजरी लगभग 30% के आसपास बताया जा रहा है। एक की 20% और एक की 5 से 7%। इन 3 दलित बहनों के ऊपर एसिड अटैक हुआ। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में लगातार महिलाओं के खिलाफ अपराध बढ़ते चले जा रहे हैं, जहां पे एक तरफ राज्य सरकार इन अपराधों को रोकने की कोशिश करी, लेकिन वहीं हर दिन जैसे जैसे बीत रहा है, हर दिन एक ना एक घटना किसी न किसी जिले से, किसी शहर से सामने आती है। मोहम्मद फहद संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। मोहम्मद, जिस तरीके से पूरा मसला सामने आया है, जो पूरा प्रकरण हुआ है, सबसे पहले तो जानना चाहेंगे कि उन लड़कियों की स्थिति क्या है जिनके ऊपर ये अटैक हुआ है। जी साथिब, बिल्कुल बताना चाहूंगा कि जिस तरीके से एक शर्मनाक घटना गोंडा में बीती देर रात हुई है। एक ही परिवार की 3 दलित बेटियों के ऊपर अज्ञात व्यक्ति के द्वारा एसिड का अटैक किया जाता है। उसके बाद आनन फानन में उनके परिजन उनको जिला चिकित्सालय लेकर आते हैं, जहां पे उनको चिकित्सीय सुविधा मुहैया कराई जाती है। फिलहाल सुबह से ही यहाँ पर बीजेपी व समस्त कांग्रेस पार्टियों के लोगों का आना जाना, राजनीति भी शुरू हो गई है मौके पर। फहद, पुलिस फहद सबसे पहले ये बताइए, आपने जो बताया कि ठीक है तमाम ये राजनीति शुरू हो जाएगी, इसके बारे में बाद में चर्चा करेंगे। पीड़ित लड़कियां ठीक हैं हाल फिलहाल? अभी जो बड़ी बेटी है जिसकी वर्ष 17 वर्ष की है, उसकी हालात में सुधार ना के बराबर है। अभी स्थिति नाजुक बनी हुई है, जबकि 2 बेटियों पर जिसपे चिट्ठी पड़ी थी उनकी स्थिति फिलहाल सामान्य है। पुलिस की पहरेदारी है, बल्कि किसी को आने जाने से रोका जा रहा है। जी फहद, आपसी रंजिश किस वजह से ये अटैक किया गया बच्चियों के ऊपर? अभी ये जांच का विषय चल रहा है। फिलहाल अभी अज्ञात कारणों से ही कह पाना ही संभव है, क्योंकि अभी जांच चल रही है। जब तक जांच के उपरांत कोई चीजें नहीं कही जा सकती, तब तक कोई कारण साफ तस्वीर नहीं आ पाती। इस वक्त बच्चियों पर अटैक हुआ, वो घर में अकेली थी? नहीं, उनके साथ उनके परिवार पूरा जो है साथ में ही सब लोग जो है विश्राम कर रहे थे। कहीं ना कहीं किसी खिड़की से या कहीं से कोई पीछे से आकर किसी चीज में केमिकल का अटैक हुआ। हम समझ गए, यानी कि जब पूरा परिवार सो रहा था तब छुप करके अटैक किया गया। आप इस पूरी घटना पर नजर बना करके रखिए, हम फिर से आपसे संपर्क साधेंगे और ज्यादा जानकारी इस पे लेंगे। फहद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इन तमाम जानकारियों के लिए। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए एनबी न्यूज के साथ। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं? आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। सबसे अलग अंदाज,
हम बनेंगे आपकी आवाज, सवालों की धार, खबरों की बौछार, सिर्फ मेरे साथ एएनबी न्यूज पर। हाथरस गैंगरेप कांड को लेकर के अब एक्शन शुरू हो गया है। सोमवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने इस मामले को सुना, जिसमें पीड़ित परिवार ने अपना दर्द अदालत के सामने बयां किया। दूसरी ओर सीबीआई की जांच टीम पीड़िता के गांव पहुंची है। इस टीम में फॉरेंसिक एक्सपर्ट भी हैं। ये टीम घटनास्थल पर पहुंची है और सबूत इकट्ठा करने की कोशिश कर रही है। उधर जांच के दौरान आज सीबीआई ने घटनास्थल पर पीड़िता की मां और उनके भाई को बुलाया। तबियत खराब होने के कारण मां अस्पताल में थी, लेकिन अब सीधे घटनास्थल पर पहुंची है। सीबीआई की टीम 11 बजे से ही क्राइम सीन पर मौजूद है। यहां अब जानकारी जुटाई जा रही है। इस दौरान सीबीआई की ओर से क्राइम सीन की वीडियोग्राफी भी की गई है। साथ ही मुख्य सड़क से क्राइम सीन की दूरी भी नापी गई है। सीबीआई और फॉरेंसिक टीम ने क्राइम सीन से सबूत इकट्ठा किए हैं। साथ ही पीड़िता के भाई से क्राइम सीन पर ही जानकारी ली। फिलहाल सीबीआई गांव के अन्य लोगों से पूछताछ कर रही है और तथ्य जुटाने की कोशिश कर रही है। तो आपको बता दें, हाथरस मामले में अभी कल ही बीते सोमवार को कोर्ट ने पीड़ित परिवार का बयान दर्ज करवाया। क्या कुछ उनके साथ हुआ प्रशासन की तरफ से, जो वहां पर पुलिस अमला मौजूद था। देर रात उनकी बेटी के शव को जला दिया गया और जिस पे कल कोर्ट ने भी नाराजगी जताई और आज सीबीआई की टीम वहां पर पहुंची है तमाम एंगल से जांच करने के लिए। पीड़ित परिवार की आपको बता दें, पीड़िता के भाई को भी बुलाया गया, उनकी मां से भी पूछताछ की गई। आप देख सकते हैं पूरा एरिया कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है। किसी के भी वहां पे टीम के अलावा, यानी कि सीबीआई टीम और पीड़ित परिवार के अलावा किसी के भी आने जाने की मनाही है। इस बीच खबरें ये भी आ रही थी कि पीड़िता के पिता की तबीयत खराब हुई थी, उन्होंने इलाज कराने से भी मना कर दिया था, जिसके बाद आपको बता दें कि मेडिकल ऑफिसर वहां पर पहुंचे थे और उनकी माता की भी तबीयत खराब की बात सामने आई थी। और आप देख सकते हैं तमाम टीमें वहां पर मौजूद हैं। सीबीआई की टीम, साथ ही एम्बुलेंस की वैन भी आप वहां पर देख रहे हैं। एरिया कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है, यानी कि वहां पर किसी के भी आने जाने के पर मनाही है। तो ये पूरा मामला, तो आप देख सकते हैं बुलगड़ी गांव के पास क्राइम सीन पर पहुंची है टीम। कोई भी चूक ना हो, रिपोर्ट्स में जो भी लिखा जाए वो तथ्यों के आधार पर लिखा जाए, ये बेहद अहम है और सीबीआई उसी की ही जांच कर रही है। सारे तथ्यों को मिला करके उनका आकलन करना है और उसके बाद रिपोर्ट फाइल करनी है। आपको बता दें, एसआईटी का गठन हुआ था, 7 दिनों का समय दिया गया था, लेकिन उसके बाद फिर से एसआईटी ने 10 दिनों का वक्त और मांगा, उसको वक्त दिया गया और अब एसआईटी को भी अपनी रिपोर्ट वहां फाइल करनी है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता पुनीत मोहन हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। पुनीत, सबसे पहले जो 2 खबरें सामने आ रही थी कि पीड़िता की मां और उनके पिता दोनों की तबीयत खराब हुई थी, सबसे पहले तो आप इस पे अपडेट दीजिए। तबीयत ठीक है अब उनकी? देखिए, अब उनकी तबीयत ठीक है क्योंकि लंबा सफर था। हाथरस से वो लखनऊ आए थे और यहाँ पर कोर्ट पेश हुए थे, उसके बाद वापस गए थे। कहीं ना कहीं सफर के दौरान उनकी थोड़ी बहुत जो तबीयत खराब हुई थी वो अब ठीक है। डॉक्टर की एक टीम गई थी, उन्होंने उनका चेकअप किया है, वो बिल्कुल स्वस्थ है। इसी के साथ सीबीआई वहां पर पहुंच गई है, लेकिन अभी सीबीआई परिजनों से पूछताछ नहीं कर रही है। घटनास्थल का मुआयना किया है, जितने भी गवाह हैं उनकी जो लिस्ट तैयार है उसको देखा है, जो लोकल पुलिस देखा है, जो रिपोर्ट लगाई थी उसको देखा है और 14 तारीख को जो लड़की के भाई ने एफआईआर पूरे एफआईआर के आधार पर सीबीआई आगे कार्रवाई करेगी। जी, जिस तरीके से आप बता रहे हैं तमाम रिपोर्ट्स की जांच भी हो रही है। पीड़ित पक्ष के साथ साथ क्या आरोपी पक्ष को भी बुलाया जाएगा, उनसे भी बात होगी? हालांकि जो आरोपी हैं वो अभी इस वक्त जेल में है, लेकिन क्या उनके परिजनों के साथ बातचीत करेगी सीबीआई? ऐसी बातें सामने आई हैं? जी बिल्कुल, आज अगर हम कहें तो सीबीआई कागजी कार्रवाई कर रही है और जो हादसे की जगह थी वहां पर गई थी और वहां पर फॉरेंसिक एक्सपर्ट भी उनके साथ में थे। उस जगह का मुआयना किया गया, उस सीन का रिक्रिएशन किया गया। इसके साथ तो देखा जा रहा है कि आखिर कौन कौन इसमें गवाह है, परिजन पक्ष की, पीड़ित पक्ष की ओर से। पुनीत आपको यहाँ पे रोकना चाहूंगी। इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको बता दें जो आ रही है पंजाब से। इस वक्त की बेहद अहम खबर आ रही है पंजाब से। पंजाब बीजेपी का प्रदर्शन जारी है। चंडीगढ़ में अश्विनी शर्मा पर हुए हमले का कर रहे हैं, विरोध हो रहा है। आपको बता दें कि कल रात अश्विनी शर्मा पर
हमला हुआ। आपको बता दें कल बीजेपी अध्यक्ष पर हमला हुआ था, ये बड़ी खबर इस वक्त हम बता दें, जिसको लेकर के आज विरोध प्रदर्शन जालंधर में ये हमला हुआ था। पंजाब बीजेपी का प्रदर्शन जारी है। आपको बता दें कि कल ये हमला हुआ था जिसमें उनकी जो गाड़ी थी उसको चोट आई थी। हालांकि उन्हें इतनी चोटें नहीं आई थी, लेकिन बीजेपी इसका विरोध प्रदर्शन अब कर रही है। बीजेपी अध्यक्ष हैं अश्विनी शर्मा और ये बेहद अहम बात है। पंजाब बीजेपी प्रदर्शन कर रहे हैं, आपको बता। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता विनीत हमारे साथ जुड़ गए हैं। विनीत, क्या कुछ ताजा अपडेट्स हैं आपके पास? बिल्कुल, देखिए सीधे तौर पर अगर हम बात करें तो जिस तरह से कल भाजपा के जो पंजाब प्रदेश अध्यक्ष अश्विनी शर्मा है उनके ऊपर एक बड़ा हमला होता है और उस हमले के बाद सीधे तौर पर बीजेपी जो है वो कांग्रेस के खिलाफ कैप्टन अमरिंदर सिंह के खिलाफ कहीं ना कहीं मोर्चा खोलती हुई नजर आ रही है। चंडीगढ़ के अंदर आज एक बड़ा विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है जिसमें दोषियों के खिलाफ कार्रवाई के साथ साथ कैप्टन सरकार को बर्खास्त करने की मांग तक की जा रही है। इस वक्त मैं सेक्टर 33 के अंदर मौजूद हूं, जहां पर आपको लाइव तस्वीरें दिखा रहा हूं कि सेक्टर 33 में जो बीजेपी के जो कह सकते हैं नेता हैं वो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, सड़क के ऊपर धरने पर बैठ चुके हैं क्योंकि पुलिस के द्वारा इनको आगे नहीं बढ़ने दिया गया। बैरिगेटिंग करके इन सभी के सभी वर्कर्स को यहीं पर रोक लिया गया था क्योंकि ये सभी के सभी नेता जो हैं, वर्कर जो हैं, पंजाब कांग्रेस मुख्यालय का घेराव करना चाहते थे, लेकिन उससे पहले ही पुलिस ने सेक्टर 33 में ही बैरिगेटिंग करके इनको रोक लिया, जिसके बाद ये सभी के सभी नेता जो हैं, वर्कर जो हैं, वो यहीं पर धरना प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं। और जो अश्विनी शर्मा पर हमला हुआ है उसके लिए सीधे तौर पर कैप्टन सरकार को कांग्रेस पार्टी को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। सीधे तौर पर कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं कांग्रेस की शह के ऊपर ही पंजाब के अंदर बड़े जो धरने हैं वो होते नजर आ रहे हैं, विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, बीजेपी नेताओं को घेरा जा रहा है, इस तरह की बात यहां पर की जा रही है। और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भी हमारे साथ बातचीत कर लेते हैं। सर, एक बड़ा हमला कल होता है और जिस तरह से लगातार जो बीजेपी नेता हैं उनके घरों का घेराव किया जा रहा है, विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं और ये तक कह दिया गया है कि गाँव में उनको नहीं जाने दिया जाएगा। बिल्कुल जी, ये जरा पिछले जदों तो जब से कानून लागू हुए हैं तब से जो है जो भारतीय जनता पार्टी ने एक तय किया कि कुछ लोग जो हैं लोगों को डरा रहे हैं, लोगों को बहका रहे हैं, लोगों को धमका रहे हैं, उन लोगों का ये जो किसानों को बहकाने का ये जो साजिश रची जा रही है इन बिलों के खिलाफ भड़काने की, उसके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी ने देश भर में जन जागरण अभियान किया है। पंजाब बीजेपी ने भी, चंडीगढ़ बीजेपी में नहीं, और उसको अब समझ के लोग कि ये जो दुष्प्रचार था, मंडियां खत्म हो जाएंगी, एमएसपी खत्म हो जाएगी, एमएसपी के तहत खरीद भी हो रही है, मंडियां भी बरकरार है और किसानों को धीरे धीरे इस बात का एहसास हो रहा है कि ये जो है कानून जो है ये किसानों के हित में है। देश के प्रधानमंत्री किसान हितैषी हैं और 70 साल बाद किसानों की तकदीर पलटने का जो है कानून आए हैं। किसानों को जो है आत्महत्या से मुक्ति मिलेगी, किसान कर्जा मुक्त होंगे। इस प्रकार के जो कानून आए हैं इसके कारण से इनको लगता है कि ये पंजाब सरकार जो इसने 2017 में वादा किया था कि किसानों का 90,000 करोड़ रुपए का कर्जा माफ करेंगे, एक पैसा माफ नहीं किया। इन्होंने वादा किया था कि 1 एकड़ पे 20,000 रुपए का किसान को मुआवजा दिया जाएगा, एक नया पैसा नहीं मिला। जितने वादे किए वो सारे वादे इन्होंने जो उनसे मुकर गए हैं। 2022 का पंजाब के इलेक्शन में इनको अपनी जमीन खिसकती नजर आ रही है। दीवार पे लिखा है कि कांग्रेस जो है जो पूरे देश भर में खत्म हो रही है, पंजाब में भी उनका जो है तबूत पे कीले लगने जा रही हैं और उनका खात्मा होने जा रहा है। इसी के कारण से उन्होंने कि किसानों को ये चीज़ की समझ आनी शुरू हो गई है, किसानों के सामने सच्चाई आ गई है और पंजाब में कांग्रेस का आधार खत्म हो रहा है। उन्होंने पहले धमकियां दी और अब सरकारी तंत्र का दुरुपयोग करके हमारे अध्यक्ष पर हमला कराया, हमारे कार्यकर्ताओं को उनके घरों पे जो है वो धरने दिए हैं, उनको धमकाया है। तो ये जो चीज है एक सरकारी तंत्र के तहत। अरुण जी, आप सरकारी तंत्र पर आरोप लगा रहे हैं, कैप्टन सरकार पर आरोप लगा रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ किसान जो हैं वो विरोध कर रहे हैं, वो सड़कों पर बैठे हुए हैं, रेलें रोकी जा रही हैं, हाईवे रोके जा रहे हैं और वो कह रहे हैं कि बीजेपी नेताओं को गांव में नहीं घुसने दिया जाएगा क्योंकि बीजेपी जो है वो किसान विरोधी कानून लेकर आई है। ऐसा जी कि ये धीरे धीरे यही बात है जिसके वजह से हमने जन जागरण अभियान चलाया है। किसान जथेबंदियां, कुछ किसान जथेबंदियां बहकावे में आके इस चीजों का जरूर मैं मानता हूं विरोध कर रहे हैं, लेकिन ये सिर्फ पंजाब में और हरियाणा के कुछ एरिया में, सारे देश भर में किसान है, बिहार में किसान है, ये सिर्फ कुछ
पॉकेट्स में हो रहा है और गुमराह करके किया जा रहा है। और इसी कारण से जो है हमने किसान जत्थेबंदियों को बात करने के लिए भी सरकार ने इनवाइट। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए एएनबी न्यूज के साथ।